Hello everyone, I am Rahul Agarwal. I live in Pitampura, New Delhi. I have been enrolled in the VMC classroom program since 3 years. I got 99.987 percentile in this JEE session of January. Actually 9th-10th में जब मैं पढ़ता था तो मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे साइंस ही लेनी है। मेरे पेरेंट्स तो कह रहे थे कि कॉमर्स ले लो क्योंकि घर में सबके पास कॉमर्स ही है, लेकिन जैसे जैसे मैंने 9th-10th में साइंस पढ़ी मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने इसलिए 11th में सोचा कि चलो साइंस ही लेंगे, कुछ आगे जाके फ्यूचर में इनोवेशन करेंगे, इसलिए मैंने JEE ऑप्ट किया। मैंने विद्या मंदिर इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे साइंस में इंटरेस्ट था और फिर मैं सोच लिया था कि JEE ही करना है। तो 10th में जब मैंने इंस्टीट्यूट ढूंढना शुरू किया तो फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि कौन सा करना चाहिए। तो मेरे दोस्त तो 9th से विद्या मंदिर में थे, उन्होंने बताया कि विद्या मंदिर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे टीचर्स भी अच्छे हैं, मटेरियल भी अच्छे हैं। तो मैंने पेरेंट्स से कंसल्ट किया और बाकी टीचर से भी कंसल्ट किया, उन्होंने भी कहा कि विद्या मंदिर अच्छा है, कर लो। तो फिर मैंने 10th से ही विद्या मंदिर ज्वाइन कर लिया। JEE की प्रिपरेशन जर्नी 10th के एंड से ही स्टार्ट हो गई थी। विद्या मंदिर ने ही इंट्रोड्यूस किया कि 11th जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, सिलेबस जल्दी खत्म होगा तो फिर आगे जाके रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। तो फिर 10th के एंड में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी JEE को और बोर्ड्स को साथ में मैनेज करने में, लेकिन एक बार जब वो खत्म हो गया तो फिर प्रॉपर प्रिपरेशन अप्रैल से स्टार्ट हो गई। तो सुबह उठकर 9-10 घंटे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर टाइम पे 11 o'clock सोने भी चले जाता हूँ। जैसे कई बार डीमोटिवेशन होता है तो फिर मैं टाइम टेबल बना लेता था, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन फॉलो होता था। तो फिर मेरे को लगा कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैंने फ्लेक्सिबल शेड्यूल ही रखा। ये देखा कि मेरे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मेरा बैकलॉग बचा है, उस हिसाब से मैंने अपना डे शेड्यूल किया और मोस्ट प्रोबेबली काम पूरा करके ही सोने गया। जैसे ऑल 3 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा तो केमिस्ट्री को टाइम देना पड़ता है, क्योंकि केमिस्ट्री में सिलेबस इतना सारा है और ऊपर से थ्योरी बेस्ड भी अलग है, प्रैक्टिस भी अलग है। तो फिर डेली लगभग NCERT डेली पढ़ी और हर चैप्टर्स कम से कम 2-2 बार तो अच्छे से पढ़ के गया ही था। फिजिक्स में रिलेटिवली थोड़ा कम टाइम देना पड़ता है। अगर आपने क्लास आके अच्छे से रिवाइज कर ली तो उसके बाद कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में अच्छे से घुस जाते हैं, फिर आप वर्कबुक कर लो, मॉड्यूल पढ़ लो, आपका हो जाएगा। मैथ्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्लास भी आके एक बार अच्छे से रिवाइज करनी, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैथ्स में आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतने ज़्यादा आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे और उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो फिर तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री को दिया मैंने, फिर मैथ्स को और फिर फिजिक्स को। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बच्चों को वो नहीं पसंद होती, लेकिन मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है क्योंकि मुझे रिएक्शंस देखना पसंद है और मैं यूट्यूब पे भी रिएक्शंस की वीडियोस देखते रहता हूँ। तो मुझे इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मुझे जो लीस्ट फेवरेट है वो है मैथ्स। मैथ्स भी पूरा नहीं, जो मैथ्स में जो मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो परेशान करते हैं, वो क्वेश्चन मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैथ्स मुझे लीस्ट फेवरेट है। तो मैथ्स को ओवरकम करने के लिए हमें मतलब प्रैक्टिस ही कर सकते हैं और तो कोई ऑप्शन नहीं। जितना आइडियाज़ पता चलेंगे उतना एग्जाम में हेल्प होगी और जितना कम टाइम लेंगे हम मैथ्स में उतना अच्छा है। और केमिस्ट्री में फिर यही है, NCERT रीड करने में भी फिर मज़ा आता है, और मॉड्यूल रीड करो, नई इन्फॉर्मेशन मिले, जितनी इन्फॉर्मेशन मिले केमिस्ट्री में उतना अच्छा है। हम बैकलॉग्स बीच में हो गए थे बहुत ज़्यादा। मैथ्स में हमें असाइनमेंट्स मिलते थे, तो असाइनमेंट्स फिर बहुत लंबे लंबे भी होते थे और फिर साथ में वर्कबुक भी करनी है, तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग बीच में बन गया था। तो फिर उसे कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ा, बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ा, तो उससे थोड़ा सा बैकलॉग कंप्लीट हो गया। और ऐसे बीच बीच में बाकी सब्जेक्ट में भी बैकलॉग बन जाता है, लेकिन फिर अगर हम टाइम ढंग से मैनेज करें, अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में अभी कम स्पीड से चल रहा है तो उसे थोड़ा कम टाइम देके जिसमें बैकलॉग है पहले वो कंप्लीट करते चले तो उतना बेटर है। जितना कम बैकलॉग छोड़ेंगे उतना कम स्ट्रेस होगा और फिर स्ट्रेस कम में पढ़ाई भी अच्छे से होती है। प्रिपरेशन के टाइम अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, कभी अच्छे मार्क्स आ गए, कभी बेकार मार्क्स आ गए, तो हमें बेकार मार्क्स के लेकर इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर हम बेकार मार्क्स है तो हमें देखना चाहिए कि हाँ, कि मुझसे कहाँ पे दिक्कत हुई। अगर मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो फिर कम से कम ये तो सोच के जाना चाहिए कि अगले एग्जाम में कम से कम ये गलती नहीं होगी। चाहे हो सकता है आपकी कोई और गलती हो जाए, आपसे सिली मिस्टेक्स हो जाए, कैलकुलेशन एरर हो जाए, लेकिन अगर आप धीरे धीरे एक ही गलती को सॉर्ट आउट करते रहोगे तो उससे आपका फिर धीरे धीरे बेटर ही होते रहेगा। और अप्स के टाइम पे भी ये नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, लोग आपसे मार्क्स पूछते रहेंगे, आप बताते रहेंगे अरे वाह तेरे तो बहुत अच्छे आ गए, तो फिर लोग भी आपको पूरे टाइम ओवर कॉन्फिडेंट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप बस अपने आप से देखो, अपने आप से कंपेयर करो, आपके लास्ट टाइम कितने आए थे, इस बार कितने आए हैं। अगर इंप्रूवमेंट हुई है तो आप खुश हो, अगर नहीं हुई तो देखो कि कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, जैसे हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो फिर टाइम मैनेजमेंट को मैंने बता ही दिया था थोड़ा सा, कि जैसे तीनों सब्जेक्ट का देखना पड़ता है हमें, जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना पड़े उसका देखो। जैसे केमिस्ट्री में ज़्यादा सिलेबस है तो केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, फिर फिजिक्स में क्लास रिवाइज कर लेते हैं, और मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो दिन में अपना टाइम थोड़ा सा इस हिसाब से मैनेज करना चाहिए कि जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसे ज़्यादा टाइम मिले और जिसे कम है उसे कम मिले। और एग्ज़ाम के समय तो टाइम मैनेजमेंट में ऐसे देखना
चाहिए कि केमिस्ट्री हमें ये नहीं है कि जल्दबाजी में ख़त्म ही कर देनी है। ठीक है, केमिस्ट्री स्कोरिंग है, जल्दी करनी है, लेकिन केमिस्ट्री में भी अच्छे मार्क्स लाने ही है, तो फिर उसे भी 30-40 मिनट्स देने चाहिए। और फिजिक्स में आई थिंक 40-50 मिनट्स तक देने चाहिए, और बाकी टाइम में मैथ्स कर लेनी चाहिए अच्छे से। और फिर अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हमने जो जो सॉल्व करके निकाला है वो हमने वही मार्क करा है, या चांसेस है जिसमें डाउट लग रहा है तो उन क्वेश्चंस पे एक बार जाके रिव्यू करना चाहिए। सोशल मीडिया में वैसे मैं फेसबुक इंस्टाग्राम तो नहीं चलाता हूँ। सोशल मीडिया में बस मेरे पास व्हाट्सएप है, जिससे मेरे पास फ्रेंड्स के मैसेज आ जाते हैं, स्कूल के वो आ जाते हैं, वीएमसी के क्लासेस के वो आ जाते हैं, और फिर टेस्ट शेड्यूल सारे आ जाते हैं। तो बस व्हाट्सएप ही है, और थोड़ा सा दोस्तों के साथ भी अपडेट रह लेता हूँ व्हाट्सएप की वजह से। बाकी सोशल मीडिया मेरे हिसाब से जेईई प्रिपरेशन के टाइम पे फेसबुक इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम 1 घंटा 2 घंटे कब निकले पता ही नहीं चलता। तो फिर उससे भी फिर काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग भी बन जाता है, और फिर ठीक नहीं है वो। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई से पहले। जैसे हमारे वीएमसी में हुए थे लगभग 30-40 मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं, और जो 5 CBTs भी हुए थे, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर मान लो कोई चीज़ में नहीं है, जैसे कोई चैप्टर में रेगुलरली मार्क्स कट रहे हैं, तो उसे एक बार पूरा शुरू से दोबारा से देख लिया, और जैसे अगर एक्चुअल एग्जाम का एटमॉस्फेयर पता चल जाता है, फिर एग्जाम में जाके पैनिक अटैक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो फिर ओवरऑल मॉक टेस्ट तो देने चाहिए, और काफ़ी अच्छे लेवल के टेस्ट भी लिए थे विद्या मंदिर ने, तो काफ़ी बेनिफिट हुआ उससे भी। लास्ट 1 मंथ में जैसे डेली मॉक टेस्ट देता था मैं एक, और उसके बाद जो रिवीजन बुकलेट थी, जो जेईई मेंस रिवीजन बुकलेट दी थी विद्या मंदिर ने, जिसके अंदर आर्काइव के क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, वो भी एक बार दोबारा देख लिए। उसमें डिफिकल्टी वाइज सेपरेटेड भी थे, तो फिर जो ज़्यादा डिफिकल्ट थे उन्हें एक बार दोबारा देख लिया कि भाई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को टाइम में कैसे करना है, वो भी एक बार अच्छे से समझ लिया। और जो हमें एक कॉम्पेंडियम रिवीजन बुकलेट भी दी गई थी, तो उससे एक बार ये सारे आइडियाज़ एग्जाम से 2-3 दिन पहले एक बार क्विक गो थ्रू भी कर लिए, ताकि अगर मान लो कोई चीज़ अगर माइंड से निकल गई है तो एक बार जल्दी में वापस से चले जाए, और एग्ज़ाम में कोई ऐसा ना हो कि फार्मूला स्किप हो रहा है, या फिर कोई चीज़ एकदम से पैनिक ना आ जाए उस वजह से। अकॉर्डिंग टू मी स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एग्ज़ाम जर्नी में। कुछ लोग कहेंगे कि मैं बस 3-4 घंटे सोता हूँ, तो फिर उनका भी फिर रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर हमें एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है, तो माइंड को भी उतना ही हमें केयर करनी पड़ेगी। तो फिर हमें कम से कम डेली 7 to 8 आवर्स सोना चाहिए। और अगर हम देखें उसके बाद भी हमारे पास दिन में काफ़ी टाइम बच जाता है, अगर हम टाइम मैनेजमेंट करें तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कम सोएंगे, सोचेंगे कि चलो ज़्यादा पढ़ लेते, तो उससे फिर माइंड फटीग में रहेगा पूरे टाइम, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो अगर हम अच्छे से सोएंगे तो हम 10 घंटे में भी 14 घंटे का आउटपुट लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं सोएंगे, थके माइंड से हमारा पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, तो हमारा 14 घंटे में भी 10 घंटे वाले ही आउटपुट आएगा। तो फिर अगर सोना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए पढ़ाई है, एक्सरसाइज है, सब चीज़ें एक साथ बैलेंस करके चलनी पड़ती है एग्जाम जर्नी में। अब वीएमसी वॉज क्वाइट इंस्ट्रूमेंटल इन माई जर्नी। वीएमसी ने काफ़ी हेल्प करी मेरी, उनका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, फाउंडर्स भी आके टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। तो फिर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वीएमसी में आके स्ट्रेस हो रहा है अलग से, नहीं, वो हमेशा हर टाइम सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। कभी भी डाउट पूछ लो, हमेशा सेम डे रिप्लाई कर देंगे। एक सेंटर पे जाके कभी भी पूछ लो, कभी भी कोई मना नहीं करेंगे। और क्लास में भी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके अलावा क्लास नोट्स भी बहुत अच्छे बनवाते हैं, घर आके एक बार रिवाइज कर लो तो ऐसे लगता है कि भाई बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, चीज़ें समझ में आ गई है। और वीएमसी की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी बहुत अच्छी है, रेगुलरली टाइम टू टाइम एग्ज़ाम लेते रहते हैं, और फिर जो बीच में वो भी लेते रहते हैं छोटे मोटे 1 घंटे के प्रैक्टिस टेस्ट भी, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुई है। तो या ओवरऑल वीएमसी इज़ क्वाइट गुड। एग्ज़ाम वाले दिन हम सुबह जल्दी सेंटर पहुंच गए थे, क्योंकि टीचर्स ने भी कहा था कि रिस्क नहीं लेना, जल्दी ही पहुंचना है, तो जल्दी हम सेंटर पहुंच गए थे। फिर उसके बाद जब हम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंट्री करी, चेकिंग वेकिंग कराई, रजिस्ट्रेशन कराई, तो फिर ऐसा कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वीएमसी में ही CBT जैसे दिए थे वैसे ही वहाँ पर एटमॉस्फेयर था। रजिस्ट्रेशन कराई, सीट पर गए, तो टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, सब ने समझा रखा था कि एग्ज़ाम टाइम से 1 घंटा पहले कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन कर लेना, इससे माइंड शांत होने में हेल्प मिलती है। तो आधा घंटा मेडिटेशन करी। फिर उसके बाद जब टेस्ट का इंटरफेस भी वीएमसी के CBT जैसा ही था, तो कुछ ऐसा नया ऐसा नहीं लग रहा था, एकदम पुरानी फीलिंग ही आ रही थी। तो उसके बाद फिर एकदम शांति से 3 घंटे लॉकड इन होकर टेस्ट दिया, कुछ पता नहीं था आसपास क्या हो रहा है, एकदम लॉकड इन होकर दिया। फिर उसके बाद जब टेस्ट ख़त्म हुआ तब ऑब्जर्व किया, अच्छा सेंटर ऐसा था वैसा था। फिर उसके बाद जब हम फिर नीचे गए, पेरेंट्स को बताया, अच्छा हुआ। फिर उसके बाद हमने बाकी के दिन एंजॉय करा। माई सक्सेस मंत्रा टू ऑल द यंग जेईई एस्पिरेंट्स विल बी, अगर आप जेईई कर रहे हो तो फिर आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी दिन आपकी पढ़ाई कम हो, लेकिन आप जितना ज़्यादा रेगुलर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और जैसे सब्जेक्ट्स भी आपको ढंग से मैनेज करने हैं। केमिस्ट्री के अंदर आप जितना NCERT रीड करोगे
उतना अच्छा है। एनसीईआरटी की मेन बुक भी है, लैब मैनुअल भी है, टीचर्स ही मोटिवेट करते रहेंगे आपको एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना देखने में लगता है कि यार एनसीईआरटी ही तो है, थ्योरी है, एनसीईआरटी लेवल से ऊपर हम तो एडवांस लेवल पढ़ेंगे, नहीं। एडवांस में भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, बस मेरा यही सक्सेस मंत्र है।